हाय एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो साइंस का एक चैप्टर नंबर 1 है। इसका आज हम वन शॉट पढ़ेंगे। वन शॉट का मतलब होता है एक ही बार में पूरा चैप्टर ख़त्म। तो आज हम इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो हमारा पहला है भौतिक परिवर्तन। जिस परिवर्तन में रंग, आकार, आकृति और लंबाई में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन, जैसे आप मान लीजिए एक लकड़ी का उदाहरण लेते हैं। आप लकड़ी के ऊपर पेंट कर दीजिए तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। लकड़ी को काट दीजिए, उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, और उसकी आकृति और लंबाई में उसे काट कर हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब इनमें परिवर्तन होता है, रंग, आकार, आकृति में परिवर्तन होता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। भौतिक परिवर्तन यानी जो बाहर के परिवर्तन होते हैं उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें हम पुरानी अवस्था में आ सकते हैं। और आगे देखो, यहाँ पर है भौतिक परिवर्तन में कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, उसमें वही पदार्थ रह जाता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं रासायनिक परिवर्तन का जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी रासायनिक परिवर्तन होता है जब ये परिवर्तन होता है ना, तो इसमें एक से या उससे अधिक परिवर्तन, यानी उसमें जब परिवर्तन होता है तो पदार्थ बनते हैं। यानी जैसे मैंने लकड़ी का उदाहरण लिया था भौतिक परिवर्तन में, तो हम लकड़ी को काटे थे तो उसकी जो लंबाई थी वो छोटी हो गई थी, लेकिन अगर लकड़ी को जोड़ देंगे तो उसकी लंबाई उतनी हो जाएगी। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन, ये इसमें जो होता है नया पदार्थ बनता है। अगर हम लकड़ी को जला दें तो लकड़ी राख बन जाएगी। क्या हम राख को दोबारा लकड़ी बना सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। और जो हमारा भौतिक परिवर्तन है वो जो है, इसमें हम लकड़ी को काट कर और फिर से हम लकड़ी को जोड़कर लकड़ी का एक साइज कर सकते हैं। बट रासायनिक परिवर्तन है उसमें हम लकड़ी को जला के दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। आप इसे याद रखिएगा, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी देखो, भौतिक परिवर्तन किसी का टूटना या किसी का रंग में बदलना या किसी की लंबाई छोटी होनी, ये सब भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन किण्वन यानी सड़ जाना, और जो हमारा होता है वो जलना और किसी वस्तु का खराब होना, ये सब हमारा रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हमारा आगे है उत्क्रमणीय परिवर्तन। इस परिवर्तन में पहली अवस्था में जा सकते हैं। तो ये परिवर्तन हमारा सिंपली जो होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और भौतिक परिवर्तन को सामान्यतः उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यानी हम सामान्यतः कहते हैं कि सारे भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होते हैं, सामान्यतः यानी कुछ होते हैं। और आगे हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, तो जिसमें पहली अवस्था में नहीं जाया जा सकता, तो वो हमारा जो होता है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का जो रिलेशन होता है वो रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है। तो रासायनिक परिवर्तन को हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को पहचानने का तरीका, जलना, जलाना, किसी चीज़ का गैस बनना या रंग में बदलाव, ऊष्मा, ताप में परिवर्तन, ये सब हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो मैं आपको इस चैप्टर के जो सारी अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो देखो, तो मैंने आपको रासायनिक परिवर्तन बताया था, तो मैंने आपको जलना और जलाना का तो उदाहरण दे दिया। लेकिन किसी चीज़ का गैस बनना, जैसे लकड़ी है उसे हम जला देते हैं तो उसमें हमारी जो गैस बनती है वो गैस निकलती है। क्या हम उसे दोबारा गैस को इकट्ठा कर सकते हैं? यानी गैस को इकट्ठा करके हम दोबारा लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और उसके रंग में बदलाव आ जाता है। तो आप कहोगे भौतिक परिवर्तन में भी रंग में बदलाव आता है, लेकिन हम भौतिक परिवर्तन में जो रंग का बदलाव आता है उसमें हम पुरानी अवस्था में जा सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में हम लकड़ी के ऊपर पेंट कर देते हैं, लेकिन अगर वो पेंट हटा दें तो हमें लकड़ी जैसी थी वैसी मिल जाएगी। बट जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें अगर लकड़ी को जला दिया जाता है तो जो लकड़ी का रंग होता है वो भूरे से काला, यानी राख का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो लकड़ी का रंग काला हो जाता है, तो ये रंग बदल जाता है। तो क्या हम काले रंग को दोबारा से लकड़ी का भूरा रंग बना सकते हैं? आप कहोगे नहीं बना सकते हैं।
तो ये हमारा एक आसान सा रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। अब हमारा आगे है ऊष्मा या ताप। तो जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है यानी ऊर्जा निकलती है, क्योंकि जब लकड़ी जल रही होती है तो आप वहाँ पर हाथ रखोगे या कुछ भी रखोगे तो आपका भी हाथ जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें से हमारा ताप निकलता है यानी ऊर्जा निकलती है, तो वो भी हमारा जो होता है रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों, संकेतों, प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो मैं आपको रासायनिक समीकरण के बारे में और अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, इसे ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक जो हमारा है रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है। तो अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, और उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का क्या होता है प्रतीक, Mg ही तो होता है, तो Mg प्लस ऑक्सीजन का क्या प्रतीक होता है, O2 होता है। तो Mg और O2, तो Mg यानी मैग्नीशियम की जो वो होती है ना, क्या कहते हैं उसे, तो जो मैग्नीशियम की बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, और ऑक्सीजन की भी बैलेंसी 2 होती है। तो जो मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, तो आपने कक्षा 9वीं में जो होते हैं ना फॉर्मूले बनाना आपने सीखा होगा। तो Mg2 प्लस O2 को अगर हम इसमें फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारा उत्पाद में बनेगा 2MgO। तो देखो उत्पाद है तो उसमें भी 2 Mg के कण हैं और 2 O2 के कण हैं, और मैग्नीशियम है उसमें भी हमारे 2 Mg के कण हैं और ऑक्सीजन में भी 2 Mg के कण हैं। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा, मैंने आगे इसके बारे में लिख भी रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा अगर आपको जानना है तो अभिकारक बाईं तरफ और उत्पाद दाईं तरफ लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबा है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो आप ध्यान से इसे सुनिए, समझिए। तो अभिकारक जो होता है उसे हम बाईं तरफ लिखते हैं और उत्पाद को हम दाईं तरफ लिखते हैं। मैं आपको ये सब बताऊंगा, जो इसके नियम है ये सब बताऊंगा, इसे कैसे लिखते हैं उसे भी बताऊंगा। तो अभिकारक एवं उत्पाद को अलग करने के लिए उनके मध्य बराबर का निशान लगाते हैं, या बराबर का निशान लगाओ या तीर का एक निशान आता है उसे लगाओ। तो यदि एक से अधिक अभिकारक हो तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ये आगे आपको मैं बताने, तो आगे है हमारा चौथा ये नियम है। तो समीकरण के अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखते हैं, और अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में होती है उन्हें बराबर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ये हमारा पांचवा है। तो आइए मैं आपको बता ही देता हूँ इसके बारे में। तो देखो यहाँ नीचे है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है ZnS और O2 का। तो देखो जो हमारा ZnS है और प्लस O2 है, तो ये जो है ना ये हमारा अभिकारक कहलाता है। और ये जो है यानी ये तीर का निशान है, और यहाँ से जो ये बना इसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ZnS प्लस O2, तो जो Zn है वो O यहाँ आ गया, और जो S है वो SO2 के साथ जुड़ गया। तो देखो ZnO तो ये बन गया, और SO2 यानी ये बन गया। तो यहाँ पर देखो जो हम संतुलित समीकरण करते हैं, तो देखो यहाँ पर तो 2n यानी वो 2n सॉरी Zn एक है और इसमें भी एक है, और S इसमें भी एक है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक है, बट इसमें O 2 है और यहाँ पर O 2 और एक 3 है। तो देखो मैंने आपको संतुलित करके नीचे दिखाया हुआ है। तो देखो हम इधर जिधर कमी होती है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से ये 2 कट जाएगा और 2 इधर और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 2ZnS प्लस 3O2 यानी 3O2, और 2 यहाँ पर आ जाएगा ZnO प्लस 2SO2। तो देखो यहाँ पर ZnS, यहाँ पर 2ZnS और यहाँ पर भी 2ZnS, और यहाँ पर 2S और यहाँ पर भी 2S। देखो फिर यहाँ पर है, तो यहाँ पर है 3 दूनी 6O है, और यहाँ पर 2 और प्लस 2 दूनी 4 और 2 6O। तो ये हमारा एक संतुलित समीकरण हो गया।
तो मैं आपको इसके ऊपर ये जो बचा था इसे ही पढ़ा देता हूँ। तो इसमें है हमारा अवक्षेप। तो अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने हुए पदार्थ जो विलयन से पृथक होकर नीचे बैठ जाते हैं उसे अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप इसका एक सबसे अच्छे समीकरण है BaCl + NaNO3। जो इसकी रिएक्शन होती है तो वो होती है BaNNO3 का होल ट्वाइस प्लस NaCl। तो ये जो होती है ये हमारा अवक्षेप का एक अच्छा उदाहरण है। तो मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं ना तो वो सफ़ेद ज्वाला में जलती है, इसे आप याद रखिएगा, ये एक MCQ का क्वेश्चन है। तो भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस। बट मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि भौतिक अवस्था 5 प्रकार की होती है। एक जो चौथी होती है वो होती है जलीय विलयन, और जो 5वीं होती है वो होती है अवक्षेप। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो हमारा आगे है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो इसके आगे है हमारा, तो यहाँ ये संतुलित हुआ था। इसे हम जो ये रासायनिक समीकरण है इसे हम एक और तरीके से संतुलित कर सकते हैं। इसे हम ABC के मेथड के तरीके से संतुलित कर सकते हैं। तो देखो हमने ZnS + O2 थी और यहाँ रिएक्शन यानी तीर के बाद ZnO + SO2 थी। तो हम इसे A मान लेते हैं, यहाँ पर B मान लेते हैं, यहाँ पर C मान लेते हैं और यहाँ पर D मान लेते हैं। और हमें इन चारों में से किसी एक की संख्या का उसका मान हमें 2 मान लेना है। जैसे हमने यहाँ पर A का मान 2 मान रखा है, तो यहाँ पर A का मान Zn का गुणांक का, तो यहाँ पर Zn का गुणांक क्या है? A है। और इसमें उत्पाद में Zn का गुणांक क्या है? C है। तो A बराबर C, यानी ये इसके बराबर है। तो हमने A बराबर 2 था तो C बराबर ही में हमारा 2 हो जाएगा। अब इसमें है S का गुणांक, तो इसमें S का यानी इसका गुणांक क्या है? A है। और इसमें S का गुणांक क्या है? D है। तो A बराबर 2 और D बराबर भी 2 हो जाएगा। अब हमारा बचा O का गुणांक, तो O का गुणांक क्या है? इसमें B है। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 है, तो ये हो जाएगा 2B। तो देखो यहाँ पर 2B हो गया और यहाँ पर एक C है और एक हमारा D यानी 2D है। तो देखो यहाँ पर D की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पर 2B बराबर 2 × 2 + 2, तो 2B बराबर 6 और 2 से 6 कट गया तो 3 और B बराबर हमारा 3 आ गया। तो देखो यहाँ पर मैंने संतुलित लिख रखा है 2ZnS + 3O2 और तीर के बाद यानी उत्पाद है ये और ये अभिकारक है, तो 2ZnO + 2SO2। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा आगे है अभिक्रिया। तो आइए हम अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं, जो कि पेपर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हमारा अभिक्रिया की पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप कहोगे एकल उत्पाद, तो एकल मतलब एक उत्पाद होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, तो Na जो N है वहाँ H है, तो देखो यहाँ पर दे रखा है ना, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक, तो हम इसे अभिकारक कहते हैं और इसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर 2 अभिकारक हैं और हम इससे ज़्यादा भी अभिकारक ले सकते हैं। तो यहाँ पर N और H अभिकारक है, तो ये मैंने संतुलित समीकरण लिख रखा है। तो N2 + 3H2O H2 जो वो हुआ तीर के बाद यानी उत्पाद बना हमारा इनकी अभिक्रिया के बाद, तो वो बना 2NH3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो N है उसकी 2 अणु है और इसमें भी 2 अणु है और यहाँ पर 3 दूना 6 अणु है और इसमें भी 3 दूना 6 अणु है। और हमारा दूसरा है H2 H2 + O2, तो ये बना 2H2O। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 दूना 4 है और इसमें भी 2 दूना 4 है और यहाँ पर 2 अणु है और इसमें भी इसके 2 अणु है। तो इसके आगे ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो आइए हम इसे और अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वही ये भी सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया, क्योंकि ये पहली अभिक्रिया है। तो हमारे नेक्स्ट अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो आइए हम उसे पढ़ते हैं, वो एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, उसे आप मिस मत करिए। तो देखो मैंने यहाँ पर IM, जहाँ मैंने IM लिख रखा है इसका मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ये सारी अभिक्रिया लिया सकते हैं। तो देखो दूसरा है वियोजन और इसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर
दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, यानी एकल अभिकारक, यानी एक ही अभिकारक टूटता है, यानी जो मान लीजिए ये संयोजन अभिक्रिया है उसकी बिल्कुल उल्टी है। तो देखो यहाँ पर, तो 2H2O इसे हम विद्युत धारा से तोड़ते हैं तो ये टूटता है 2H2 + O2। तो ये हमने संतुलित समीकरण लिख रखा है। तो देखो यहाँ पर 2H2 यानी 2 के 4 अणु हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 4 अणु हैं, और यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, और हमारा सेकंड है 2NaHCO3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 उत्पादों में टूटा है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है 2 या 2 से अधिक, और मैंने आपको उस अभिक्रिया में ही बताया था कि हम 2 या 2 से अधिक अभिकारक ले सकते हैं। तो देखो, जब 2NaHCO3 टूटा तो हमारा बना Na2CO3 में प्लस H2O में प्लस CO2 में ये टूटकर बना। तो देखो यहाँ पर Na के कितने अणु है? 2 अणु है, यहाँ पर भी 2 अणु है, और यहाँ पर CO3 के कितने अणु है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देखेंगे H, तो H के कितने अणु है? 2 अणु है, यहाँ पर भी 2 अणु है। तो यहाँ पर C के कितने अणु हैं? तो 2 अणु हैं, तो यहाँ पर भी देखो 1 और यहाँ पर 1 2 अणु है। अब O के देखो, तो 2 और 2 तिया 6, तो इसमें 6 अणु है। तो यहाँ पर देखो 3 और ये 1 4 और ये 2 6। तो ये हमारी एक संतुलित समीकरण है, और मैंने इस संतुलित समीकरण को ABCD मेथड या जिस मेथड से आप चाहते हैं उस मेथड से इसे जो है इसे संतुलित कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको पहला मेथड बताया था उसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, और जो दूसरा मेथड था उसे हम ABCD मेथड कहते हैं। तो इस अभिक्रिया के 3 भाग होते हैं। तो ये मतलब जो अभिक्रिया के 3 भाग होते हैं बहुत आसान है, आप इसे एक ही बार में याद कर सकते हैं। तो पहला है प्रकाशीय अभिक्रिया। तो यदि वियोजन यानी अपघटन प्रकाश की सहायता से होता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो 2H2O, जैसे आप मान लीजिए आप धूप में गए और वहां पर आपके हाथ में एक कटोरे में जल है, आप उस जल को वहां रख देते हैं, तो अगर धूप जो है वो तेज होगी तो जो जल है वो टूटकर यानी वो उसका वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो देखो 2H2O जब ये प्रकाश के संपर्क में आया तो 2H2 + O2 में बना, और ये भी अभिक्रिया एक संतुलित अभिक्रिया है। तो हमारा जो सेकंड है वो है विद्युतीय वियोजन या अपघटन। यदि वियोजन विद्युत की सहायता से होता है तो उसे विद्युतीय वियोजन या अपघटन कहते हैं। तो बैटरी, ये देखो इसे आप याद कर लेंगे तो आपको विद्युतीय वियोजन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बैटरी के धन सिरे जिससे इलेक्ट्रोड से जुड़े होते हैं उसे एनोड कहते हैं, और इसे मैंने यही उतारा है। तो बैटरी के ऋण सिरे जिस इलेक्ट्रोड से जुड़े होते हैं उसे हम कैथोड कहते हैं। तो देखो यहाँ पर आप आगे हैं, ग्रेफाइट को विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आपने कभी सेल देखा होगा, सेल में एक साइड रहता है प्लस का जो वो होता है सिरा होता है, एक प्लस का सिरा होता है और एक माइनस का सिरा होता है। तो जो हमारी गैस होती है तो वो धन सिरे की साइड माइनस वाली गैस जाती है, यानी माइनस जो वो उसकी क्या कहते हैं, उसे हम माइनस बैलेंसी वाली गैस जाती है हमारी कैथोड की साइड, और एनोड की साइड जो होती है वो एनोड की साइड हमारी माइनस वाली जाती है और कैथोड की साइड हमारी प्लस वाली जाती है। तो देखो O2 की ओर जो O2 होती है वो एनोड की साइड मिलती है, और एनोड जो होता है वो प्लस का ही होता है, धन सिरा होता है, और यहाँ पर माइनस वाली गैस जाती है। और जो हमारी कैथोड होती है ये जो होती है ये ऋण सिरा होती है, और यहाँ पर हमारी प्लस वाली जो गैस होती है वो जाती है। देखो इसे भी हम 2H2 यानी जल को भी हम विद्युत अपघटन से तोड़ सकते हैं, यानी हम जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करवाएंगे तो वह जो होता है वो 2H2O को अगर हम विद्युत धारा से प्रवाहित करवाएंगे तो वो टूटता है हमारा 2H2 + O2 में टूटता है। तो O2 जो होती है वो एनोड की साइड मिलती है, और जो H2 होती है वो हमारी कैथोड की साइड मिलती है। तो जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे परिपथ कहते हैं। और हमारा जो तीसरा है, इसका तीसरा यानी जो हमारा दूसरा जो था अभिक्रिया था वो वियोजन और अपघटन अभिक्रिया था, उसका तीसरा भाग है जिसमें ताप या ऊष्मा का उपयोग कर वियोजन किया जाता है, उसे तापीय या ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हम ऊष्मा से करते हैं, तो ये है
CaCO3 जब रिएक्शन हुई तो CaO प्लस CO2 में टूट गया। तो यहाँ पर देखो ये भी एक संतुलित समीकरण है। यहाँ पर C के कितने अणु हैं, तो यहाँ पर C के 1-2 अणु हैं और यहाँ पर A के कितने हैं, एक ही है। तो ये हम Ca के 1 है और C के भी यहाँ पर 1 है और O3 तो 2 और ये 1 3, तो ये भी हमारा एक संतुलित समीकरण है। तो हमारा एक तीसरे प्रकार का अभिक्रिया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया ही है, मान लीजिए। तो देखो हमारे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा और ये बहुत आसान अभिक्रिया है। तो ये है ऊष्मा क्षेपी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहचानने का तरीका, यदि उत्पाद में यानी यहाँ पर ये इस वाले सिरे में जो होता है, अगर यहाँ पर प्लस ऊष्मा प्लस KCAl प्लस Kg प्लस Kg या प्लस KCAl प्लस Q आए तो वहाँ पर हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर देखो CaCO3, इसे हम देखो इसमें भी वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का प्रयोग करके इसे तोड़ते हैं। और ये देखो जो ये है ना, ये Pb और ये वाली रिएक्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे याद रखिएगा। और ये तीनों रिएक्शन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो CaCO3 जब ये टूटता है, और जो ये है ना, ये इसे मैंने संतुलित करके भी आपको दिखाया हुआ है। तो देखो जैसे Pb, तो यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन हुई तो ये PbO प्लस O2 प्लस NO2 बना। तो यहाँ पर Pb के 1 अणु है, इसमें भी 1 अणु है। यहाँ पर N के कितने अणु है, 2। तो यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे 1 अणु है तो यहाँ पर भी 1 अणु है और यहाँ पर इसके कितने हैं, 2 3 6 है। तो 1 2 3 और 2 5, तो ये भी हमारा एक जो है यहाँ 2 और 3 ये जो होता है ये प्लस हो जाता है। तो ये कितने 5 है, इसमें भी 5 है। और यहाँ पर है Fe के 2 है, यहाँ पर भी Fe के 2 है, यहाँ SO4 तो SO2 और ये जो होता है ये रिएक्शन टूटने के बाद SO3। तो यहाँ पर जो 2 होता है, ये देखो यहाँ पर 2 है, इसमें भी 1 और 2 है। और यहाँ पर 2 चौक 8 है, तो इसमें भी 8 ही होगी, देख लेना। 3 3 6, ये देखो 3 और 3 6 और ये 2 8, ये भी हमारे एक संतुलित समीकरण है। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, तो आइए हम इसे ही पढ़ लेते हैं। तो CaO प्लस CO2 और प्लस ऊष्मा, तो यहाँ पर यानी ऊष्मा निकलती है, तो ये हमारी एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। जो हमारी श्वसन होती है वो भी एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं तो वो अंदर जाके रिएक्शन करती है। जो हमारी O2 है यानी हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो उसके साथ रिएक्शन करती है, और जिसके कारण जब वो रिएक्शन करती है तो वो ऊष्मा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। तो और जो सब्जी का किण्वन यानी जब सब्जी सड़ जाती है वो भी एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया ही होती है। तो एक इसके विपरीत अभिक्रिया है जिसका नाम है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आइए हम उसे भी पढ़ते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसमें उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। पहचानने का तरीका, अभिकारक यानी अभिकारक के आगे ये अभिकारक होता है। तो इसके आगे यदि प्लस ऊष्मा प्लस KCl प्लस ऊर्जा या फिर प्लस जो होता है Kg या तीर पर ऊष्मा लिखा हुआ आ जाए तो हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। तो आप कहोगे CaCO3 ये ऊष्मा क्षेपी भी है और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया है। अगर आपके पेपर में MCQ में पूछ लिया जाता है कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो आपको ऑप्शन 3 दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा A व B दोनों, तो आपको उसी ऑप्शन पर टिक करना रहेगा। तो हमारा आगे है, तो देखो ये भी एक जो होता है वो एक संतुलित समीकरण है। और यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है तीर के ऊपर ऊष्मा, देखो यहाँ पर लिखा है, या इधर कहीं ऊष्मा लिखा रहता तो भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो सामान्यतः वियोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया होती है ना तो ऊष्मा को शोषित करती है। तो हमारा 5वें प्रकार की अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर AgNO3 प्लस NaCl, तो AgCl यानी ये अवक्षेप बना और NaNO3 ये एक इसका अच्छा सा उदाहरण है। और मैंने आपको एक और उदाहरण पहले बताया था, वो भी एक उसका अच्छा सा ही उदाहरण है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का पहचानने का तरीका होता है जिसमें हमें अवक्षेप मिलता है वो हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाती है, और जो अवक्षेप का तीर होता है वो नीचे की साइड दर्शाया हुआ होता है। तो हमारा 6वीं अभिक्रिया है जिसे हम कहते हैं दहन अभिक्रिया, यानी इसमें किसी चीज़ को जलाना ही दहन होता है। दहन का मतलब ही क्या होता है, जलाना।
तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ O2 से अभिक्रिया करता है उसे हम दहन अभिक्रिया या ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे देखो कार्बन होता है, जब हम उसे O2 से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है CO2 प्लस ऊष्मा। और जो देखो यहाँ प्लस ऊष्मा है ना, ये हमारी ऊष्मा क्षेपी भी अभिक्रिया है, आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर पेपर में दहन अभिक्रिया नहीं दिया हो रहेगा, अगर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया दिया रहेगा तो आपको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पर ही टिक करके आना है। अगर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं दिया रहेगा और दहन अभिक्रिया दिया रहेगा तो आपको दहन अभिक्रिया पे टिक करके आना है। आपको इसका बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारी एक ऊष्मा से क्षेपीय अभिक्रिया है और दहन अभिक्रिया दोनों है। और हमारा आगे है CH4 प्लस O2। जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये बनता है CO2 प्लस H2O। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे याद भी रखिएगा। तो इसमें जो हमारा निकलता है, इसमें हमारा ऊष्मा भी निकलता है और प्रकाश भी निकलता है। तो ये भी हमारी एक ऊष्मा क्षेपी भी अभिक्रिया है और दहन अभिक्रिया भी है, क्योंकि यहाँ पर O2 से दहन का मतलब है अगर अभिकारक O2 से जो होता है रिएक्शन करता है यानी अभिक्रिया करता है तो आप वहां पर आंख मीच के दहन अभिक्रिया पर टिक लगा दीजिएगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों दिशाओं में जो अभिक्रिया होती है वो चलती है। जैसे देखो नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर है हमारा, जैसे नीचे है हमारा, देखो यहाँ पर N2 प्लस C3H2, तो ये हमारा होता है 2NH3। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये फिर से हमारा ये इसी में टूट जाता है, N2 प्लस 3H2 में ये दोबारा टूट जाता है। तो ये हमारी उत्क्रमणीय जो होती है अभिक्रिया होती है। और उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, भौतिक, मैंने आपको पहले बताया था। तो देखो यहाँ पर इसका अभिक्रिया हुआ, तो लेकिन जब हम इसे दोबारा गर्म करते हैं तो दोबारा अपनी ही अवस्था में आ जाता है। बट अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसमें मैंने आपको बताया था रासायनिक, तो रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ एक ही दिशा में जो होता है वो हमारा अभिक्रिया होता है। जैसे इसका मैंने आपको दहन अभिक्रिया में भी बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो पेपर में 2 नंबर में पूछी जाती है, आप इसे याद रखिएगा। तो CH4 प्लस O2, तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। लेकिन देखो जब ऊष्मा प्लस प्रकाश निकल गई तो फिर हम इसे दोबारा मतलब उसे संपीड़न करके वापस CH4 प्लस O2 नहीं बना सकते, क्योंकि ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है और ये एक रासायनिक परिवर्तन है, तो जिसके कारण हम इसे दोबारा नहीं बना सकते हैं। और आगे हमारी जो रिएक्शन है, आगे की जितनी भी रिएक्शन है, जितनी भी अभिक्रिया है, वो सारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो आप उन्हें बिना मिस किए उन्हें मत छोड़िएगा। तो आइए हम आपको उनके बारे में और डिटेल से और तो विस्थापन अभिक्रिया, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा या पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर CuSO4 प्लस Zn, तो देखो ये Zn है, ये Cu को विस्थापित कर दिया यानी इसे हटा दिया। तो Z जो SO4 है उसकी जगह यानी जो Cu जो है उसकी जगह Zn ने ले ली। तो देखो रिएक्शन के बाद ZnSO4 और जो Zn यहाँ आ गया और Cu यहाँ आ गया। तो ये जो आपको याद रखते हैं, ये एक तत्व होता है जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं और इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो सक्रियता श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाया गया है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ भी है और इसे आप एक आसान ट्रिक जिसे कहते हैं ना, उससे मैं आपको इसे याद करवा दूंगा। तो देखो Li यानी लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो यहाँ पर जिंक और ऐसी अनेक है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आप कहोगे ली के बाबूजी ने काजू से मांगा अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नी तो शादी पोस्टपोन है। फिर वहां पर Cu और Ag आपको पीछे से जोड़ देना है। तो ली यानी ये लाई के, तो ली के, तो यहाँ पर के बाबूजी का हम यहाँ नहीं लगाएंगे। ली के बाबूजी ने, तो यहाँ पर N ने आ गया। काजू यानी Ca से मांगा यानी Mg, क्या मांगा अलमारी Al, का जमीन Zn, कार Cr और फ्रिज Fe, नहीं तो शादी यानी Sn, नहीं तो का नहीं लगेगा और यहाँ पर Sn
शादी पोस्टपोन है यानी आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर PB है H और हमें पीछे CU और AG जोड़ देना है। तो आप अगर इसे याद कर लेते हैं यानी समझ लेते हैं तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया तो पेपर में 2 नंबर में जरूर पूछी जाती है। तो मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। ली के बाबूजी ने काजू से मांगा, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नित्तो शादी पोस्टपोन है। तो फिर उसके आगे CU और AG। तो हमारा जो 10वां है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने विस्थापन अभिक्रिया ही पढ़ा था, यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसे हम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो BaCl2 प्लस Na जो होता है NaSO4, जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये हमारा बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो देखो यहाँ पर Ba के एक अणु है, यहाँ पर भी एक अणु है, यहाँ SO4 का भी एक अणु है, यहाँ पर भी एक अणु है, और यहाँ पर Na का 2 अणु है, यहाँ पर भी 2 अणु है, यहाँ Cl2 के भी 2 अणु है, यहाँ पर भी 2 अणु है। तो इसे पहचानने का तरीका बहुत आसान है, हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो देखो यहाँ पर नीचे मैंने एक और अभिक्रिया इसकी लिख रखी है। तो इसे पहचानने का तरीका, अभिकारक में 2 यौगिक और उत्पाद में भी 2 यौगिक, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर है इसमें टोपियाँ बदलती हैं, यानी जो इसके अणु होते हैं वो एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। तो देखो जैसे Na होता है तो ये Ag की जगह ले लेता है, और Ag होता है वो Na की जगह ले लेता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो Ba है और यहाँ पर Na है। तो यहाँ पर देखो Ba के साथ कौन है, यहाँ पर Cl2 है, लेकिन यहाँ पर कौन है, Na है। तो देखो ये जो होता है ये इसके जगह पे आ गया, और Ba है वो इसके जगह पे आ गया। तो BaSO4 ये आ गया, और NaCl ये यहाँ आ गया। मैंने आपको नीचे भी एक ऐसे एग्जाम्पल से बताया है। तो एक और अभिक्रिया है हमारी, 2 अभिक्रिया और 3 अभिक्रिया और बची है, जिसमें हमारी एक अभिक्रिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी जो होती है, कमी आती है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आवेश में वृद्धि, यानी जो आवेश होता है उसमें वृद्धि होती है। तो आवेश में वृद्धि यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें वृद्धि होती है। और अपचयन अभिक्रिया जिसे हम अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन में कमी, हाइड्रोजन में वृद्धि एवं इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारा अपचयन अभिक्रिया होता है उसमें हमारी आवेश की कमी आती है, यानी जो हमारा जो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन, उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसमें हमारी जो होती है वो कमी आती है। तो देखो यहाँ पर जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है वो एक साथ होती है। तो यहाँ पर देखिए, तो CuO प्लस H2 और यहाँ पर Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर है हमारा Cu के साथ O था, लेकिन यहाँ पर Cu के साथ O नहीं है, और हमने इसमें पढ़ा है अपचयन अभिक्रिया में कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो देखो यहाँ से और यहाँ पर जो यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हमारी उपचयन अभिक्रिया होती है, लेकिन जब हाइड्रोजन यहाँ पर हमारी O में वृद्धि हुई है तो यहाँ पर हमारी अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। तो इन दोनों अभिक्रिया को हम एक रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और इसे हम हिंदी में उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए, तो देखो यहाँ पर है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया होती है वो हमेशा साथ साथ होती है, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और इसे हिंदी में अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीकरण को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, आपको मैंने पहले बताया था, एवं अपचयन दोनों साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपका इसका एग्जाम्पल भी पीछे बता चुका हूँ। तो जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम उप अपचायक कहते हैं। तो जब धातु वायु, नमी, गैस, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आती है तो उस पर एक नई परत चढ़ जाती है एवं वह धीरे धीरे धातु खराब होने लगती है। इसे ही संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा होता है, तो जब लोहा वायु यानी जो वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उस पे कार्बन आ जाता है, यानी
जो लोहा होता है उसके ऊपर एक परत जमने लगती है, जिसके कारण वो जो लोहा होता है वो धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी वो खराब होने लगता है और वो धीरे 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 करके खत्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको लिखा भी है, 3 एग्जाम्पल मैंने आपके यहाँ लिखे हैं जो पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो है लोहे पर O2 और H2O के कारण, यानी O2 वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस और H2O यानी जल के कारण भूरे रंग की परत जम जाती है। तो आपने देखा होगा जब लोहे पर जो वो आता है हमारा, जो लोहे पर जब जंग लग जाती है तो वो जंग किस रंग की होती है, वो भूरे रंग की जो होती है वो परत जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। और वो जंग लोहे को धीरे धीरे खराब कर देता है और ऑक्सीकृत कर देता है। तो तांबा यानी Cu, तांबा का जो प्रतीक होता है वो Cu होता है। इसमें वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यानी जल के कारण हरे रंग की परत जम जाती है। और चांदी Ag इसका प्रतीक होता है और इस पे सल्फर, जो हमारे वायुमंडल में सल्फर गैस पाई जाती है, उसके कारण काले रंग की परत जम जाती है। तो तेल एवं वसा युक्त पदार्थ वायुमंडल की O2 से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके गंध एवं स्वाद में परिवर्तन होने लगता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता मतलब जैसे आप कभी भी देखा होगा आपने कि रोटी होती है, आप उसे सुबह बनाते हो और उसे शाम को खाते हो, तो वो रोटी होती है वो धीरे धीरे मतलब उसमें कुछ बदलाव आपको दिखते हैं, वो धीरे धीरे ऑक्सीकृत होने लगती है और वो ज़्यादा सूखी हो जाती है और तोड़ने पर वो टूट जाती है, यानी जब हम उसे मोड़ते हैं तो वो बीच में से ही टूट जाती है। तो वो वायुमंडल की जो हमारी O2 यानी ऑक्सीजन गैस होती है उसके साथ अभिक्रिया करती है। तो जब वो अभिक्रिया करती है तो उसके स्वाद, गंध और उसमें जो परिवर्तन होने लगता है गंध में, तो जिसके कारण हमें वो रोटी होती है वो ऑक्सीकृत होती है। तो देखो आपने कभी देखा होगा, सोचा होगा, जो दुकान पे होते हैं, जो हम चीज़ लेने जाते हैं उसमें जो वस्तु होती है वो एक प्लास्टिक में पैक होती है, और जो प्लास्टिक में पैक होती है तो उसके कारण उसमें हवा भरी होती है। वो हवा क्यों भरी होती है, आपने कभी इसके बारे में विचार किया है? तो उनमें हवा इसलिए भरी होती है क्योंकि जो हमारे वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस होती है वो उनके अंदर जो वस्तु है उसके साथ रिएक्शन ना करे और जिसके कारण उनका विकृत गंधिता ना हो। तो आपको लग रहा होगा कि उसमें फिर कौन सी हवा भरी रहती है, तो उसमें हमारी नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिसके जो नाइट्रोजन गैस होती है ना वो अभिक्रिया बहुत जल्दी नहीं करती है। तो उन पैकेटों पे आपको एक्सपायर डेट भी लिखा होता है, तो वो जो एक्सपायर डेट होता है तो उन डेट में वो जो होती है वो वस्तु तब खराब होती है। तो जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है वो बहुत धीरे धीरे, जैसे सोना होता है ना, सोना किसी के साथ कोई मतलब नहीं रखता, यानी सबसे, तो मैंने आपको सोने के बारे में बताया, तो जो सोना होता है वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता, वो जो धातु होती है वो बहुत कम रिएक्शन करती है। तो वैसे भी नाइट्रोजन होता है वो भी बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। तो विकृत गंधिता के रोकने के उपाय होता है वायु रोधी बर्तनों का उपयोग करें, जिसके कारण जो ऑक्सीजन गैस होती है वो उसमें नहीं जा पाती है, और नाइट्रोजन एवं हीलियम गैस का उपयोग करें। ये बहुत ही कम जो होती है अभिक्रियाशील गैसें होती हैं, और फ्रिज में रखकर। तो अब आपने देखा होगा जब हम गर्मी में किसी वस्तु को फ्रिज में रख देते हैं तो वो खराब नहीं होती है, तो जो हमारी O2 गैस होती है वो फ्रिज में नहीं जा पाती है, जिसके कारण जो वस्तु होती है वो खराब नहीं होती है। तो ऐसी समीकरण जिसमें तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि N2+3H2O, H2 को जब हम रिएक्शन करते हैं तो 2NH3, तो यहाँ पर देखो N के 2 अणु, यहाँ पर भी 2 अणु, और यहाँ पर 3 दूना 6 यानी हाइड्रोजन के 6 अणु, और यहाँ पर भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन के 6 अणु। तो श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन शरीर में उपस्थित ग्लूकोज का ऊर्जा निर्मुक्त करती है, यानी ऊर्जा मतलब ऊष्मा मुक्त करती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसी कारण श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पर उसकी रिएक्शन भी है, O2 प्लस C6H12O6 रिएक्शन हुई, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो देखो जब हम खाना खाते हैं
तो हमें ऊर्जा यानी हमारे अंदर शक्ति कहाँ से आती है, तो हमें इसी रिएक्शन से आती है। तो जो हमारे जल, जो हमारी वो होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम छोड़ते हैं, तो वो इसी से निकलता है। और H2O ये हमारे खून में मिल जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में खून बढ़ता है। और ऊर्जा जो हमारे शरीर में ताकत आती है वो यहीं से आती है। Au यानी गोल्ड और Pt यानी प्लेटिनम, दो ऐसी धातु हैं जिनका संक्षारण नहीं होता, यानी बहुत नाम मात्र होता है। जैसे गोल्ड सोना और प्लेटिनम, ये ऐसी धातु हैं जो किसी से कुछ मतलब नहीं रखती, अपने आप में ही मस्त होती हैं और किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन करती हैं। तो संक्षारण के लाभ, संक्षारण से धातुओं में विद्युत का प्रभाव आसानी से होता है। जो जैसे देखिए जब लोहे पर जंग लग जाते हैं तो हम उसमें विद्युत के प्रभाव को बहुत आसानी से फैला सकते हैं। तेल तथा वसायुक्त पदार्थ वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसमें उनके गंध, स्वाद एवं में परिवर्तन होने लगता है। इसी ऑक्सीजन से बचने के लिए नए पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। तो ये पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि पदार्थ को नाइट्रोजन गैस से जो होता है प्रभावित क्यों किया जाता है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें थोड़ा और 2-4 लाइनें जोड़ के लिख देनी है। अगर 3 नंबर में आता है तो आपको इतना ही लिखना है, 2 नंबर में भी आता है तो भी आपको इतना ही लिखना है। तो संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, गलना, जमना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। और जलना, जलाना, सड़ना, किण्वन, दहन, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। दहन का मतलब जलना ही होता है, जो O2 से अभिक्रिया करते हैं उसे हम दहन कहते हैं। और मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल आपको शुरू में भी बताए थे, तो आप उन्हें भी याद रखिएगा और इन्हें भी याद रखिएगा। तो देखो मैंने आपको वहाँ पर बताया था ना कि भौतिक जो अवस्था होती है उसके 5 प्रकार होते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, अवक्षेप और जलीय विलयन। तो असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो वियोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है और ये हमारा जो चैप्टर है ये खत्म ही होने वाला है। तो देखो हमारा जो वियोजन अभिक्रिया 2H2O, इसे हम विद्युत धारा से प्रभावित करवाते हैं। तो 2H2 प्लस O2 में टूटता है, इसे हम वियोजन अभिक्रिया। और 2AgCl जो हम इसे प्रकाश से प्रभावित करवाते हैं तो 2Ag प्लस Cl2 बनता है। और जो ये होता है जब ये प्रकाश से रिएक्शन कर लेता है तो एक धूसर रंग का हो जाता है। और CaCO3 ये ऊष्मा के साथ रिएक्शन करता है तो ये COO प्लस CO2 गैस के रूप में ये बनता है। तो AgCl, AgBr, AgI का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होता है। तो जैसे आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी जो कलरफुल नहीं होती हैं, बस उनमें एक ही कलर की पिक्चर होती है, तो उसे हम श्वेत श्याम फोटोग्राफी कहते हैं। तो इसका जो ये उपयोग होता है वो होता है AgCl, AgBr और AgI का उपयोग इसमें करते हैं। तो श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। साग सब्जी का कंपोस्ट में बनना यानी किण्वन, इसे भी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। किण्वन मतलब किसी चीज का सड़ जाना। और यदि AgCl और BaSO4 दिखे तो वहां पर अवक्षेपण अभिक्रिया ही होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो किण्वन होता है ना, तो उसकी खोज आपको पता है किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। और कब की थी? 1857 में की थी। तो आगे हम पढ़ते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3 होता है। और दावन सोडा, इसका फॉर्मूला आता है Na2CO3 डॉट यानी इंटू, इसे हम इंटू कहते हैं 10H2O। और इसके बारे में मैं आपको चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये हमारा एक प्यारा सा चैप्टर था, ये हमारा कंप्लीट होता है।